हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपन देखेंगे फिजिक्स में टॉपिक वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर अपन फिजिक्स में देखें तो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर ये दोनों अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्या बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर ये अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट रहेगा। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट रहेगा तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे टफ टॉपिक अगर मैं नीट का बोलूं तो वो फिजिक्स लगता है। बच्चे मतलब मैथमेटिक्स से पीछा छुड़ाकर आते हैं और ये सोचते हैं बायो ले लें, तो बायो में उनको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आपको फिजिक्स हार्ड नहीं लगेगी अगर आप मन से पढ़ते जाएं। हर एक लेक्चर को जैसे पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे आप उसका रिवीजन भी करते जाएं, ठीक है, और नोट्स अपने हाथों से आपको बनाने हैं। क्लियर है बालकों? ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। देखिए जरा, आज अपना टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, ये पढ़ने से पहले अपन को कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम अपना क्या है? वेक्टर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बालकों? फिजिकल क्वांटिटी की। सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए जरा, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी। क्या पढ़ना है? वेक्टर तो छोड़ो, अपन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं सबसे। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट और मेथड, या सरल भाषा में ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू लिखी जा सकती है, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। पूरी डेफिनेशन बोलो तो एनी क्वांटिटी, क्या बोला मैंने? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय any instrument or method is called as physical quantity। क्लियर है बालकों? इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अपन कहे तो इसको अपन क्या बोलेंगे बालकों? फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट और मेथड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो वेइंग मशीन पे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। वेइंग मशीन जानते हो ना आप, स्टेशन पे और इन पे लगी रहती है वेट मेजर करने के लिए। ठीक है, वैसे वो अपना मास मेजर करती है। मैं जाकर खड़ा हो जाऊँ वेइंग मशीन पर, वो ऐसे दिखाती है 190 किलो का है ये आदमी। कितने किलो का है मान लो? वो कह रहा है 190 किलो का है ये आदमी। तो अपन ने मेजर करके लिखा है। क्या करके लिखा है बालकों? मेजर करके। अपन ने मेजर करके लिखा है कि ये आदमी कितने किलो का है? 190 किलो का। मेरा वेट है, कम ही है वैसे, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 190 किलो है। क्लियर है? लग नहीं रहा आपको, वो अलग बात है। देखिए ज़रा, तो अपन ने मेजर करके लिखा है। ऐसे ही मैं कहूँ आपको काम करते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। क्लियर? या फिर ये काम होते हुए ये 6 घंटे हो चुके हैं, तो वो अपन मेजर करके लिखते हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? मास। तो इसका एग्जाम्पल लिखूं मैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो क्या हुआ? मास। दूसरा क्या बोला अपन ने? टाइम। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं लेंथ मेजर करूं, मैं डिस्टेंस मेजर करूं, ठीक है, मैं वेलोसिटी बोलता हूँ, फोर्स बोलता हूँ। अपन फोर्स लिखते हैं 10 न्यूटन 20 न्यूटन। कैसे? सपना आता है क्या अपन को लिखने के लिए? नहीं, अपन लिखते हैं। क्लियर है? कैसे? किसी चीज से मेजर करके लिखा होगा।
क्लियर है, ठीक है। तो फोर्स हुआ कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो अपन कहेंगे कैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है। तो डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाई, विच कैन बी, बी के आगे स्पेस है, ठीक है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाई एनी इंस्ट्रूमेंट और मेथड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिर लिखने एग्जांपल्स, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, कोई भी जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आज से क्या याद रखना है, जो भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या है बालकों, फिजिकल क्वांटिटीज है। जो भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे वो सारी की सारी क्या है बालकों, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसको मेजर करके लिख सकते हो। जैसे फोर्स हुआ, वर्क हुआ, आप वर्क की वैल्यू लिखते हो ना 80 जूल, या फिर एनर्जी की वैल्यू लिखते हो आप 120 जूल, कुछ भी, ठीक है। कैसे किया आपने, मेजर किया होगा, कोई मेथड है आपके पास, कोई फॉर्मूला है आपके पास, वहां से लाए होंगे चाहे आप। क्लियर है। तो आपने मेजर करके लिखा है, वो क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब अपना दिमाग बोलेगा कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल नहीं है। अपना दिमाग कहेगा अपन को ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है सर फिर कि जो फिजिकल नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग चलता है तो वो लोग सोचते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिक्स में पढ़ा है सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल नहीं है। तो मैं बात बताता हूँ, मैं कहूँ मुझे दुख है बहुत, मुझे क्या है, दुख है बहुत, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ क्या कितना किलो दुख है या कितना न्यूटन दुख है, नहीं। मैं कह दूँ मेरे को गुस्सा आ रहा है इतना सारा, मैं बता सकता हूँ कि कितना आ रहा है, 50 न्यूटन या 50 घंटे गुस्सा आ रहा है। मेजरमेंट हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है। तो गुस्सा हुआ, दुख हुआ, मैं आपसे स्नेह करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ मान लो, ठीक है, मुझे बच्चों से बहुत लगाव, कितना लगाव है भैया, तो मैं बता सकता हूँ क्या आपको कि भाई मुझे 50 किलो प्रेम है, ठीक है, नहीं बता सकता। क्लियर। तो इन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते इनकी वैल्यू इतनी है, तो ये सारी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो अपन ने कहा फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी, जिनको अपन मेजर करके लिख सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी, और उसके एग्जांपल कुछ ऐसे हैं। क्लियर है, ठीक है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन मेजर करके भावनाएं होती हैं जो मन की, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के अगर मैं कहूँ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल, तो पहले आपको डेफिनेशन फिर आपको एग्जांपल लिखने हैं, बस ये सारी बातें जो मैं समझाऊंगा ऐसे ऐसे करके अजीब अजीब सा लिख के, ठीक है, वो सब आपको लिखने नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब अपन आगे बात करते हैं, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की बात करते हैं अपन। तो 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। सबसे पहला टाइप होता है बालकों स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा टाइप होता है बालकों वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा टाइप होता है बालकों टेंसर। तो 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं, सरल भाषा में क्या है, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जो भी फिजिक्स में पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। मास हुआ, फलाना डिगना, जो भी याद आए वो सारा का सारा जो भी दिमाग में आ रहा है। कोई बोले मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी, ये सारी बातें आप पढ़ते हो फिजिक्स में, ठीक है। वर्क, एनर्जी, सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर अपन ने वर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की, 3। कौन कौन सी, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब इन तीनों को अपन 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अपना टॉपिक जो शुरू होगा, चैप्टर जो शुरू होगा, वो कहाँ से होगा, वेक्टर से। उससे पहले मैं बात करता हूँ स्केलर के बारे में। उससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या है वो एक चीज। तो मैं कहता हूँ आज से आपको एक नाम याद रखना है, आपके पास नाम आएगा। जैसे आपको पता है एक वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की, क्या होती है, वैल्यू। वैल्यू का आपको नाम याद रखना है आज से, मैग्नीट्यूड।
क्या नाम याद रखना है आज से आपको? वैल्यू का मैग्नीट्यूड। वैल्यू का एक नया नाम, जैसे घर का नाम अलग होता है, चिंटू, मिंटू, कुछ भी, और जैसे स्कूल का या कॉलेज का नाम अलग, ठीक है, क्या नाम ये रखते हो आप स्कूल का कॉलेज का? जैसे ऋतिक रोशन, अभय देओल, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम मतलब आप रख रहे हो, ठीक है, और वो मैंने टाइटल साथ लगा दिया, ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ जैसे नाम अलग अलग, ठीक है, स्टैंडर्ड नाम रखते हो, एक घर का नाम होता है, तो वैल्यू तो घर का नाम है, और मैग्नीट्यूड आज से याद रखना है आपको। वैल्यू को किस नाम से जानना है आपको आज से? मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड नाम से जानना है आज से आपको। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। अब अपन देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप 1 by 1। सबसे पहले अपन देखना शुरू करते हैं वेक्टर के बारे में। सबसे पहले अपन देखना शुरू करते हैं बालकों अब वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर देखते हैं अपन। सबसे पहला है अपना सबसे पहले अपन देखते हैं स्केलर के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे बालकों स्केलर के बारे में, क्योंकि उसके बाद ही वो बात समझ आएगी। बात करता हूँ सबसे पहले मैं स्केलर की, ठीक है। सबसे पहले अपन स्केलर के बारे में डिस्कस करें, फिर अपन वेक्टर के बारे में डिस्कस करें। देखिए ज़रा, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन बताता हूं पहले, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे वैल्यू की जरूरत, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी which can be defined by value, it does not require direction, is called as स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, द quantity which can be defined by or represented by only value or magnitude does not require direction is called as scalar quantity, is known as scalar quantity। जैसे अब तुम्हारा दिमाग कहेगा, कोई एग्जांपल देखेंगे तभी तो समझ आएगा कि स्केलर क्या है। हिंदी में इसका नाम होता है अदिश। अदिश हिंदी में नाम क्या होता है बालकों इसका? अदिश मतलब दिशा के बिना, अदिश दिशा के बिना। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जरा, मैं बात करूं दिशा के बिना, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मेरे को वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर। मैं एग्जांपल की अगर बात करूं, तो देखिए जरा, मैं कहूँ एग्जाम्पल है, जैसे मैं वेट मेजर करूँ, मेरा खुद का वेट मेजर करूँ, मैं कह दूँ मेरा वेट आ रहा है 190 kg, 190 kg, तो 190 kg आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है, ऐसी बातें नहीं लिखनी आपको, मैं जो बोलूँ इसके बाद सीधा एग्जाम्पल लिखना है और कुछ एक लाइन और लिखनी है, वो मैं बता दूंगा। 190 kg, अब इसमें 190 में क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। मैंने बोला था वैल्यू का दूसरा नाम क्या है आज से? मैग्नीट्यूड। और इसको यूनिट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? यूनिट। मेरे को केवल मैग्नीट्यूड की यूनिट तो सब में लगेगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की पहचानेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यूनिट लगेगी उनमें। तो अपन ने कहा 190, 190 क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या मैंने बोला मेरा वेट ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 70 किलो नीचे की तरफ लिख सकते हैं क्या? बताइए जरा। मैं ऐसा कह सकता हूँ मैं 50 किलो हूँ उत्तर में और 60 किलो हूँ दक्षिण में, ऐसा कह सकता हूँ? ईस्ट और वेस्ट या नॉर्थ साउथ में ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैं 60 kg का हूँ टुवर्ड ईस्ट, लिख सकते हैं क्या? नहीं। मास कैसे लिखा जाता है? जनरली ऐसे लिखा जाता है, ये 50 किलो का है, 50 kg का है, ये 60 kg का है, 80 kg का है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो क्वांटिटी में केवल किसकी जरूरत हुई?
वैल्यू की, क्या डायरेक्शन की जरूरत हुई? नहीं। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो एग्जाम्पल लिखना है आपको, क्या बालकों? मास। बाकी एग्जाम्पल मैं वेक्टर के साथ साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक और बता देता हूं केवल, टाइम। आप कहते हो टाइम कैसे सर? तो टाइम अपन ऐसे लिखते हैं क्या? 6 बजे हैं ऊपर की ओर, बोलते हैं क्या अपन 6 o'clock टुवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन? नहीं, 6 बजे, वो चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, किधर भी देखो 6 तो 6 है। मैं कह दूं तुम्हें काम करते हुए 6 घंटे हो चुके हैं या 4 घंटे हो चुके हैं, टाइम। अपन ने बोला 4 hours कंप्लीट कर दिया है आपने, तो 4 घंटे हो चुके हैं, तो क्या टाइम में डायरेक्शन होती है क्या? टाइम में डायरेक्शन नहीं होती। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है? टाइम कैसी क्वांटिटी है बालकों? स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो मास हुआ, टाइम हुआ, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है बालकों? ठीक है। अब देखो जरा, एक अपन कहें जैसे मैं चीनी बेच रहा हूं, मान लो क्या बेच रहा हूं? चीनी। हाँ, तुम्हारी कृपा से अब चीनी बेचूंगा, और तो क्या है, ठीक है। चीनी बेच रहा हूं, मान लो अपने पास है 2 बक्से हैं, अपने पास 2 बक्से हैं, एक 10 kg का है और एक 5 kg का है। मैं बोलूं टोटल मैंने कितनी चीनी आपको दे दी है, ठीक है, दोनों ही दी है, मान लो कितनी दी मैंने आपको चीनी? तो 10 और 5 आप बोलोगे 15 किलो दे दी सर, डायरेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मल, जैसे 2 घंटे आपने पहले काम किया, फिर 4 घंटे आपने अलग काम किया, टोटल काम कितने घंटे किया? तो अपन कहेंगे 6 घंटे किया। डायरेक्शन की कोई, तो इनका एडिशन नॉर्मल एडिशन बोलते हैं, नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन। तो एडिशन किससे किया जाता है? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन लॉ फॉलो करता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किसको फॉलो करती है? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करती है। आज से आपको ये और एक लाइन लिख देना है यहाँ पर, इट फॉलोज नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेना, फिर वो लाइन लिख लेना, फिर एग्जांपल लिख लेना, ये 2, और थोड़ी सी जगह छोड़ देना एग्जांपल के नीचे, क्योंकि अपन कुछ एक एग्जांपल अपने पास और आएंगे, तो उनमें अपन इनको डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, अब इससे आगे की कहानी कहता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बाद मैं बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी बात करता हूं मैं बालकों? वेक्टर क्वांटिटी की। तो अब अपन देखेंगे बालकों, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए बालकों? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं बालकों? वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे? तो द क्वांटिटी विच, फॉर डेफिनेशन विच रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी the quantity which require magnitude and direction both for complete definition or complete representation is called as vector quantity। एक चीज और आती है इसके अंदर, एक चीज और आती है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। डेफिनेशन में मैंने क्या बोला? अपन को क्या ध्यान रखना है? अपन ने कहा ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। उसको अपन क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी अपन बोल देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी अपन बोल देते हैं। उस देखिए जरा, अब मैं बात करता हूं कि वेक्टर का साइंटिस्ट के दिमाग में क्यों आया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर साइंटिस्ट को क्या पता चला मैं वेक्टर डिफाइन करूं?
ठीक है, उसने कहाँ से सोचा था उसकी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। ठीक है, तो अपन ने वेक्टर की डेफिनेशन तो लिख दी, इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँगा आपको। देखो ज़रा, एक साइंटिस्ट के दिमाग में ये जो बात लिखने जा रहा हूँ ये आपको कॉपी में नहीं लिखनी है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस छोटा सा। मैं कह दूँ एक गाड़ी है मान लो मेरे पास, क्या एक गाड़ी है, हेरिटेज गाड़ी है अपने पास। ठीक है, हेरिटेज गाड़ी है अपने पास मान लो एक। ठीक है, हेरिटेज गाड़ी है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से अपने पास एक गाड़ी है, पुराने ज़माने की है, थोड़ा सा हेरिटेज, लग्जरी, क्लासिक। ठीक है, ये आदमी बैठा है ड्राइविंग कर रहा है और ठीक है समझ गए, ये किसी वेलोसिटी से इधर जा रही है, मैं कह दूँ v वेलोसिटी से या v स्पीड से ये इधर जा रही है, स्पीड है मान लो ये इधर जा रही है। मैं कहता हूँ अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताना ये कारण था। देखो ज़रा, मैं कह दूँ इस पे मैंने फोर्स लगाया, इस पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, तो बताइए ज़रा इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। इस पे मैंने फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। मैं कह दूं ये गाड़ी है मान लो, ये इधर जा रही है, मैं कह दूं इसमें मैंने फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। ये पूछा मैंने आपसे, बताइए ज़रा। आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर आप फोर्स की डायरेक्शन बताइए कि फोर्स किधर लगा है, फोर्स की डायरेक्शन, बल्कि आप फोर्स की डायरेक्शन बताइए कि फोर्स किधर लग रहा है। मैं कहूं ये गाड़ी इधर जा रही है, अगर मैंने फोर्स इधर लगाया, अगर मैंने क्या किया बालको, फोर्स इधर लगाया, अगर मैं फोर्स इधर लगा दूं F, फोर्स इधर लगा दूं तो मैं कहूंगा डेफिनेटली v स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, गाड़ी इधर जा रही है, मैंने फोर्स इधर लगा दिया तो धक्का लगा दिया, धक्का लगाया तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी डेफिनेटली। क्लियर। अगर मैं कह दूं गाड़ी इधर जा रही है और मैंने धक्का इधर लगाया, मतलब मैंने रोकने की कोशिश की तो स्पीड, गाड़ी जा रही थी मैंने धक्का इधर लगाया, फोर्स इधर लगाया, तो स्पीड कम होगी या नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, मैंने फोर्स इधर लगाया तो स्पीड क्या हुई, स्पीड डिक्रीज हुई है। इसका मतलब आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि सर आपको अगर गाड़ी के बारे में जानना है तो जब आपने फोर्स बताया तो फोर्स की वैल्यू तो बतानी होगी, भाई कितनी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी वो कहानी है। वैल्यू के साथ साथ आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बतानी ही पड़ेगी। अगर डायरेक्शन नहीं बताई तो फोर्स के अपन कोई भी रिजल्ट बता नहीं सकते। इसका मतलब फोर्स को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती ही है। फोर्स को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए मतलब डायरेक्शन की जरूरत होती ही है। इसका मतलब क्या हुआ बालकों, इसका मतलब फोर्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए वैल्यू चाहिए प्लस डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए बालकों, डायरेक्शन चाहिए। और इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है बालकों, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब वेक्टर का पहला एग्जाम्पल आपको मिल चुका है और वो क्या है बालकों, पहला एग्जाम्पल क्या है, फोर्स। बात भेजे में घुसी या नहीं घुसी, तो फोर्स किसका एग्जाम्पल हुआ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का हुआ। दूसरा, वेलोसिटी में भी मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ी कि वेलोसिटी इधर है, स्पीड में तो अपन को नहीं बतानी पड़ती, स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा अभी इनके एग्जाम्पल्स की और बात कर लेता हूं। अपन ने क्या कहा, मैंने क्वेश्चन बोला कि गाड़ी इधर जा रही है, इस स्पीड से इधर जा रही है और फोर्स लगाया तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया सर फोर्स बताओ किधर लगाया, तो मैंने कहा गाड़ी इधर जा रही है फोर्स इधर लगाया, तो बताओ, तो आप बताओगे सर स्पीड बढ़ेगी। फिर मैंने कहा गाड़ी इधर जा रही है फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, तो आप बोलोगे स्पीड कम होगी। इसका मतलब मैं फोर्स तभी बता पा रहा हूं जब उसमें क्या दे रहा हूं, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं। वैल्यू के साथ साथ मैं क्या दे रहा हूं, डायरेक्शन दे रहा हूं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, इसीलिए अपन उसको किसका एग्जांपल मान रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी का। तब लोगों ने सोचा कई चीजें होती हैं, साइंटिस्ट ने यह सोचा कई चीजें होती हैं जिनमें डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी वरना उनको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। उनको उन्होंने क्या कह दिया, वेक्टर। तभी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज उन्होंने बतानी शुरू की थी। क्लियर है बालकों, ठीक है। अब देखिए जरा इससे आगे, मतलब मैं कहूँ अब एक बात और करता हूँ मैं
ठीक है। एक ब्लॉक है मान लो मेरे पास, क्या है बालकों, एक ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास एक ब्लॉक हो गया है अपने पास, ये एक ब्लॉक है अपने पास, ये मेरे पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे मैं कह दूं इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर ही मैंने 10 न्यूटन का और लगा दिया। टोटल फोर्स कितना होगा, कोई पूछे टोटल फोर्स, एफ टोटल या नेट फोर्स कितना होगा। ये एक ब्लॉक है मान लो 10 केजी का या 5 केजी का है, मैं इसको ब्लॉक बी लिख देता हूँ बस, ठीक है। बताओ टोटल फोर्स कितना हुआ इस कंडीशन में, तो 10 और 10 कितना हुआ, 20 न्यूटन। ये फर्स्ट कंडीशन है मान लो। मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं कि एक ब्लॉक है, इस पे इधर तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और इस बार इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कोई बोले इस कंडीशन में टोटल फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स कितना हुआ, तो आप बोलोगे बताओ जरा, कॉमन सेंस की बात, इधर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, किधर जाऊंगा भैया मैं, किधर भी नहीं जाऊंगा, मतलब 10 10 टोटल मिलाकर कितना, 0। इस कंडीशन में 0। कोई बोल दे ये एक ब्लॉक है, इधर 10 न्यूटन लगाए इधर 10 न्यूटन लगाया, नेट किधर लगेगा, तो अपन बोलेंगे एफ टोटल इधर लगेगा, 0 नहीं होगा इस बार, इधर लगेगा, कुछ भी लगे अभी अपन को पता नहीं है क्योंकि अपन ने लॉ नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब फोर्स में डायरेक्शन बदली तो रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, सेम डायरेक्शन में अलग इधर इधर। अब अलजेब्रिक एडिशन होता, सामान्य जो एडिशन होता, जैसा अपन ने मास के लिए लिखा था कि 10 केजी का एक कट्टा दे रखा है और 5 केजी का एक कट्टा दे रखा है, तो टोटल कट्टा कितने का हुआ, वो वाला कट्टा नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, वो वाला कट्टा नहीं, कट्टा मतलब सामान्य सामान का, ठीक है। 10 केजी का और 5 केजी का, तो मैं टोटल बोलूंगा कितना, 15 केजी का। बोले 5 केजी इधर रख दो तो भी 15, 5 केजी इधर रख दो तो भी 15। इसको बोलते हैं नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन, नॉर्मल। लेकिन ये किसके लिए होता है, मास। मास मतलब कैसी क्वांटिटी वालों, स्केलर क्वांटिटी के लिए होता है। लेकिन वेक्टर में ऐसे एडिशन नहीं होता, डायरेक्शन बदलते ही रिजल्ट बदल जाता है। तो इनको एडिशन करने के लिए एक नया नियम बनाया गया और उस नियम का क्या नाम था, वेक्टर एडिशन लॉस। तो एग्जाम्पल के बाद अपन को सीधा डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये बात लिखनी है इट फॉलोज, अपन ये बात लिखेंगे उसके बाद इट फॉलोज वेक्टर एडिशन। ये सारी बातें डायग्राम वायग्राम ये सब कुछ नहीं लिखना, ठीक है, सीधा सा लिखना है इट फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉस, एडिशन लॉस, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्टार है, क्लियर है। दूसरा, अब इसके एग्जांपल्स लिखे, अपन इसके एग्जांपल्स लिखे, तो इसके एग्जांपल मैंने बोला सबसे पहला एग्जांपल अपने दिमाग में आया फोर्स, दूसरा होता है वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूँ दो चीज़ें, तुम्हें दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लो ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है, ए और बी कोई दो पॉइंट है। मैं चला इधर से ऐसे और मैं चला मान लो 20 मीटर, तो कोई बोले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपने, तो मैं कहूँगा 20 मीटर। ए से बी तक ही पहुँचा हूँ, फिर मैं चला दूसरे रास्ते से कि जयपुर हो आया और फिर मैं पहुँचा बी पे, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, ये लाइन लिखनी है, उसके बाद सीधे ये एग्जांपल्स लिखने हैं जो नाम है, बस ये मैं बस बता रहा हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। 20 मीटर मैं जयपुर गया फिर वापस आया, मान लो मैं चला 200 किलोमीटर, पहुंचा कहाँ, बी पर। तो कोई पूछे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, क्या नाम बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस। तो कोई पूछे तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो मैं कहूँगा 200 किलोमीटर। फिर कोई बोले ए से बी तक पहुँचना है मान लो, और अगला बोले मैं दिल्ली होकर आऊँगा, कहाँ होकर आऊँगा, दिल्ली। ये दिल्ली गया और वापस आया, दिल्ली गया और वापस आया, दिल्ली गया मान लो 500-600 किलोमीटर, फिर 300-400 वापस आया, ठीक है। ऐसे मिलाकर मान लो 1000 किलोमीटर,
ठीक है, तो इस बार डिस्टेंस कितनी होगी, पहले कंडीशन में 20 मीटर, दूसरी कंडीशन में कितनी 200 किलोमीटर, तीसरी कंडीशन में कितनी 1000 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस तो बदलती रहती है। अब मुझे ए से बी तक जाना है, कोई बोले मैं तो ऐसे ऐसे करता जा सकता हूं, अलग डिस्टेंस आएगी, कोई बोले मैं ऐसे जा सकता हूं तो डिस्टेंस अलग आएगी। इसका मतलब डिस्टेंस की पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन हो सकती है क्या, ना, डिस्टेंस की पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस में तो क्या इंपॉर्टेंट है, केवल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, नाम याद रखना है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो अपन बोलेंगे स्केलर। अब एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ये हालांकि 1D चैप्टर में ही ढंग से समझ आएगा, वहां विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं आपको, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लो मुझे ए से बी तक जाना है, ये और बी वही है, ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा सुंदर कर दिया था इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं बस, ठीक है। तो ए से बी तक जाना है। अब मैं कहूं जाने का सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो कौन सा है, बोले ये रहा, ये बोले 10 मीटर का है बस। तो कोई पूछे ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट तो भैया 10 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट तो वो आप क्या कहोगे, कितना है, 10 मीटर। कोई पूछे ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, नाम याद रखना डिस्टेंस, तो आप कहोगे वो तो पाथ पे डिपेंड करता है, आप ऐसे गए तो अलग, 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 मतलब डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस के डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, तो मैंने कहा सीधा चल दो, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, सीधा चल दो, सीधा कितना चले, 10 मीटर, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन हुई, दिख रहा है इधर, मान लो ए यहां है, बी यहां है, तो पर्टिकुलर ऐसे जाएगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है या नहीं है। डिस्टेंस में तो कैसे भी जा सकता है, वो ऐसे 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 ऐसे, डिस्टेंस में तो, डिस्प्लेसमेंट में वो सीधा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है बालकों, डायरेक्शन होती है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो मैं बात करता हूं इसके एग्जांपल, एक तो वापस से लिख देते हैं अपन नीचे, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से हुए, तो मैं कहूँगा एग्जांपल हुआ एक तो फोर्स, और दूसरा नाम क्या आया अपने सामने, डिस्प्लेसमेंट। उसमें एक एग्जांपल और लिखना है अब, वो कौन सा है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, कोई ये कहे मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूं, मान लो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, पर आवर, तेज ही चलाता, क्या करूं, आदत है मेरी, ठीक है। मैं 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से मान लो गाड़ी चला रहा हूं, तो 20 किलोमीटर पर आवर तो वो मेरी स्पीड है। अगला कहते हैं आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन बता दी मैंने, टुवर्ड ईस्ट। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ईस्ट की तरफ गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो वो होती है वेलोसिटी। तो दो क्वांटिटियां हैं, कौन कौन सी, एक तो स्पीड, एक तो क्या बालकों, स्पीड, और एक होती है वेलोसिटी। एक तो स्पीड और दूसरी क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं आती, तो स्पीड किसका एग्जाम्पल हुई, तो अपन कहेंगे स्केलर क्वांटिटी का। किसका है स्पीड एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी का। और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी किसका एग्जाम्पल है बालकों, वेक्टर का। तो यहाँ एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मतलब मैं, और वो क्या है बालकों, वेलोसिटी, ठीक है। आज ये 2-3 एग्जाम्पल आप अभी याद रखो, बाकी अपन आगे आगे देखते जाएंगे। जैसे वर्क होता है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क किसका एग्जाम्पल है, स्केलर का। किसका एग्जाम्पल है, स्केलर का। मोमेंटम में डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी आता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है बालकों, वेक्टर का। मोमेंटम में डायरेक्शन होती है तो वो वेक्टर का एग्जाम्पल है। अब अपन इससे आगे की कहानी देखते हैं। देखिए जरा, तो अपन ने वेक्टर के बारे में क्या क्या पढ़ा, वेक्टर के बारे में अपन ने 2 चीजें की हैं। वेक्टर के बारे में अपन ने 2 चीजें कौन कौन सी की हैं, अपन ने कहा है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस डायरेक्शन चाहिए, प्लस ये किसको फॉलो करना चाहिए, तो अपन कहें वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है।
वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। कोई पूछे इसका एग्जांपल तो अपन ने बता दिया, फोर्स है, वेलोसिटी है, ठीक है। ये कुछ मोमेंटम आ जाएगा आगे, मोमेंटम नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आगे आ जाएगा। मोमेंटम है, ये इसके वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। एक अपन ने वेलोसिटी लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन कुछ बातें और देख लेते हैं। मैं कहूँ नेक्स्ट अपने पास क्वांटिटी है टेंसर। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है बालकों? टेंसर है। तो देखिए जरा टेंसर के बारे में कि टेंसर क्या होता है। 3 टाइप थे, 2 टाइप के बारे में अपन ने चर्चा की है, ये तीसरा टाइप है अपने पास टेंसर। देखिए जरा, तो टेंसर की डेफिनेशन ये कहती है, इसमें क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती, इसकी वैल्यू में मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। सरल भाषा में क्या है, इसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इसमें डायरेक्शन होती नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। मतलब क्या हुआ कि इट डिपेंड ऑन टेंसर क्वांटिटी डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। ये किस पे डिपेंड करती है? ओरिएंटेशन पे। इट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, बट इट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन, बट इट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर रहे हैं, 1-2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हैं तो याद रखना, रेजिस्टेंस मैं बताऊंगा अभी, कारण याद रह जाएगा आपको। रेजिस्टेंस, और आपने सुना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो ये नाम नहीं सुना आपने, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या नाम याद रखना है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस ये याद रखो, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं बताता हूं रेजिस्टेंस को अपन इसका एग्जांपल क्यों लिखते हैं। देखिए जरा, मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा रेजिस्टेंस के बारे में। एक मान लो एक ब्लॉक है, रजिस्टर कैसा होता है? रजिस्टर नाम तो सुना है ना आपने, ये एक रजिस्टर है। मान लो तुम्हारा क्या जाता है, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में आपको सब कुछ मानना ही पड़ता है, ठीक है। ये कोई ब्लॉक है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो रजिस्टर को आपने कुछ इस तरीके से जोड़ रखा है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है। डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। ये वाली एज है, ये L है, ये है, इसकी वैल्यू है H, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है B, ठीक है। ये L दिखाई दे रहा है, फुटे हुए तो नहीं है ना, ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा। ये H और ये W, क्लियर, ठीक है। अब मैं कह दूं यहां मैंने वायर लगा रखा है, ऐसे अपन ने वायर लगा रखा है, ऐसे कुछ वायर लगा रखा है, ऐसे वायर लगा रखा है, मतलब ये अपना क्या हो गया, एक वायर हो गया। ऐसे कुछ अपना एक वायर हो गया, यहाँ से करंट जा रहा होगा, यहाँ एक बैटरी लगी होगी, उन सब की मैं बातें नहीं कर। वायर ऐसे लगा रखा है। इसकी रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस कितना, पहले मैं बात करूँ इसका रेजिस्टेंस कितना। इसके रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ एक बार R1,
पहली सिचुएशन में रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोला, R1। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कभी भी नहीं पढ़ा तो याद रखना, ओम के नियम में वैसे पढ़ा होगा, रो एल अपॉन ए। क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बालकों, रो एल अपॉन ए। तो रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होती है लेंथ और ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये होती है लेंथ। अब देखो ब्लॉक ऐसे हैं, मैं यहां से देखूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 हो गया रो। इसका रो तो फिक्स होगा, एक मटेरियल है तो उसका रो फिक्स होगा, रो कांस्टेंट है। लेंथ कितनी इसकी, तो लेंथ कहूं तो ये वाली लेंथ अपन ने कितनी ले रखी है, L। इधर से देखें तो लेंथ कौन, इधर से देख रहे हैं तो लेंथ कौन सी होगी, ये वाली। इधर से देख रहे हैं तो लेंथ बोले ये वाली। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जो मेरी साइड है, ये वाला। क्लियर है, ठीक है। रो एल अपॉन ये वाला एरिया कितना, ये वाली हाइट h है, ये b है, तो ये एरिया कितना होगा, तो b इंटू एच होगा, तो मैं कहूंगा b इंटू एच। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस आ गया। अब मैं कहूं सेकंड सिचुएशन कुछ ऐसे है, सेकंड सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ये वही ब्लॉक है, ठीक है, वही ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, तो रो तो कांस्टेंट होगा, रो जितना इसका है उतना ही इसका है। अब मैं कहूं इस बार वायर मैंने कुछ इस तरीके से लगा रखा है, ऐसे और इस तरीके से। बात समझ गए, ये ब्लॉक था, पहले वायर इधर से लगा रखा था और अब वायर ऐसे लगा रखा है। अगर मैंने वायर ऐसे लगाया, ये लेंथ कितनी है L, ये वाली कितनी है H और ये वाली कितने हैं B है। ठीक है, अब बताओ जरा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके रेजिस्टेंस को मैं कर देता हूं R2। R2 कितना होगा, रो इंटू लेंथ कितनी, इसके हिसाब से देखूं, मैं यहां से देखूं तो लेंथ मैं इसको काउंट करूंगा और ये लेंथ है कितनी H, कितनी है H, तो इसके लिए लेंथ की वैल्यू हो गई H। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब इधर से देखा था तो ये वाला लिया था, तो इधर से देखेंगे तो ये वाला लेंगे या नहीं लेंगे, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला एरिया लूं मैं, अगर क्रॉस सेक्शनल या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई भी लूं मैं, तो बताइए जरा, जो ऊपर वाला होगा वही नीचे वाला होगा, और नीचे वाले का एरिया कितना होगा, B इंटू एल। तो मैं कहूँ B इंटू एल, भाई ये वाला एरिया ही तो लेना है मेरे को, ये B इंटू एल, इसमें ये वाला एरिया चाहिए था। क्लियर, तो B इंटू एल। बताइए जरा, वही ब्लॉक है, सेम वही ब्लॉक है, लेकिन जब इधर से देखा तो वैल्यू अलग, इधर से देखा तो वैल्यू अलग। लेकिन रेजिस्टेंस को अपन लिखते हैं तो जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 आ रहा है 10 ओम और इसका रेजिस्टेंस आ रहा है R2 बराबर 15 ओम, वैल्यू अलग अलग होगी ना। मैंने एक एग्जांपल मान लिया। अब क्या आपने रिप्रेजेंट करते समय इसमें कहीं डायरेक्शन लिखी है, क्या आपने रिप्रेजेंट करते समय इसमें कोई डायरेक्शन लिखी है, क्या आपने कोई डायरेक्शन नहीं लिखी है, लिखी है क्या, बताइए जरा। इसमें क्या कहीं मैंने डायरेक्शन का जिक्र किया है, नहीं किया। इसमें क्या कहीं मैंने डायरेक्शन का जिक्र किया है, नहीं किया। लेकिन इसकी वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से, यानी अलग अलग ओरिएंटेशन के हिसाब से वैल्यू अलग आ रही है। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये टेंसर क्वांटिटी है। बात भेजे में घुसी, टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो अपन ने कहा द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन बट its magnitude depend on direction, but its magnitude depend on a direction is called as a tensor quantity। क्लियर है, तो आप डेफिनेशन लिख लेना और उसमें एग्जाम्पल लिखना है बस आपको। ठीक है, ये सारी बातें आप लिखना चाहो एक्स्ट्रा में कि भाई यहाँ साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि याद रहेगा, तो अलग कहानी है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही देखना है कि भाई अपन ये क्या, टेंसर क्वांटिटी क्या है, ये वाली बात लिखनी है, फिर सीधा यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना है, रेजिस्टेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि जैसे ये रोड होगी, रिंग होगा, सबका अलग अलग एक टर्म आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा इस रोड का, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग आएगा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग आएगा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग आएगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन लिखेंगे नहीं। तो वो कैसी क्वांटिटी हुई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है लेकिन डायरेक्शन लिख नहीं रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कैसी क्वांटिटी है वो, कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है।
क्लियर है? आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एग्जांपल याद रखना है। क्लियर है कहानी? ठीक है, अब इसके आगे की अपन बात करते हैं। देखिए जरा, मैं कहूँ नेक्स्ट, तो 3 बातें अपन ने देखी हैं। उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी जो भी अपन ने पढ़ा है उसके बारे में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बालकों क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा बालकों? फिजिकल क्वांटिटी। ये ओवरव्यू है जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है उसका। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। बोले मेजर किससे? बोले किसी इंस्ट्रूमेंट से या मेथड से। ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से या मेथड से मेजर, यानी जिसको अपन माप सकते हैं, जिसकी अपन वैल्यू लिख सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। बोले एग्जांपल, तो एग्जांपल अपन ने बोला मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, फलाना ढिकना, जो भी फिजिक्स में पढ़ा है सब कुछ। फिर फिजिकल क्वांटिटी के अपन ने 3 पार्ट किए। कौन कौन से पार्ट किए? अपन ने कहा स्केलर होता है, दूसरा अपन ने क्या कहा बालकों? वेक्टर होता है, तीसरा क्या बोला अपन ने बालकों? टेंसर होता है। क्लियर? 3 टाइप अपन ने बोले, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। फिर अपन ने कौन सा बोला बालकों? सबसे पहले स्केलर पढ़ा। स्केलर के बारे में क्या बात की कि ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। क्लियर है? मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है। दूसरा, जिसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्शन नहीं चाहिए। दूसरा, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है क्या? नहीं, ये नॉर्मल एडिशन लॉ को फॉलो करती है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालकों? स्केलर क्वांटिटी अपन बोलते हैं। दूसरा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा अपन ने? एग्जाम्पल क्या देखे अपन ने? अपने कहा मास, टाइम, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा डिस्टेंस, स्पीड। क्लियर है? डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, ये सब अपन ने एग्जाम्पल देखे। फिर देखिए जरा अपन ने वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड चाहिए? बोले हाँ चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सब में चाहिए, वैल्यू तो होनी चाहिए ना भैया। ठीक है। डायरेक्शन चाहिए? बोले चाहिए। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए? बोले चाहिए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? तो अपन ने कहा एग्जाम्पल कौन कौन से? तो अपन ने कहा फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये अपन ने बातें की। फिर अपन ने कहा टेंसर। बोले टेंसर क्या है? एक स्पेशल क्वांटिटी है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, इसका अपने सिलेबस में कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। क्या? टेंसर ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन उसमें लिखना जरूरी नहीं है, यानी इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। इसके एग्जाम्पल तो अपन ने बोला रेजिस्टेंस और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अभी तक का पूरा मटेरियल है। अगर ये पेज आता है मतलब पीछे वाला आपको सारा आता है। मैंने कहा वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी थी? तब अपन ने वो गाड़ी और फोर्स वाली बात कर ली थी। क्लियर है? देखिए जरा, अब इससे आगे की कहानी कहता हूं मैं। इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है बालकों। अब अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले मैं स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं। स्केलर रिप्रेजेंटेशन, स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन। स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है भैया स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन? तो अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी को, एन यू से। किससे? एन यू से। ये यूनिट डायमेंशन एरर में आपने देखा होगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं पता तो आपको, एन यू से। एन जहां पर क्या होता है? एन बोलता है मैग्नीट्यूड, एन होता है मैग्नीट्यूड और यू होता है यूनिट। यू क्या होती है बालकों? यूनिट। जैसे मैं कहूँ एक बात, मैं लिखता हूँ, मैं मान लो 140 kg का हूँ, तो 140 मास कैसी यूनिट है? स्केलर। मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर। 140 तो यहाँ क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, और केजी क्या हुई बालकों? यूनिट। 140 तो क्या है? मैग्नीट्यूड, और केजी क्या है? यूनिट है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जरा आगे बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसर का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसर। तो टेंसर का रिप्रेजेंटेशन भी सेम एन इंटू यू से होता है, तो आप लिखोगे एन यू से। एन रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, वही मैग्नीट्यूड को, और यू रिप्रेजेंट करेगा किसको? यूनिट को।
U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बालकों? यूनिट को। देखिए जरा, जैसे रेजिस्टेंस किसका एग्जांपल है? 10 ओम। रेजिस्टेंस किसका एग्जांपल है? टेंसर का। क्लियर, याद हो गया? रेजिस्टेंस किसका एग्जांपल है? टेंसर का। रेजिस्टेंस किसका एग्जांपल है? टेंसर का। क्लियर, याद रखना। 10 यहां पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ओम यहां पर क्या होगा? यूनिट। ओम यहां पर क्या होगी? यूनिट। क्लियर है बालकों यहां तक? ठीक है। अब अपन देखेंगे, ये अपने लिए वैसे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखना है। अब अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अपन लिखेंगे अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। देखिए जरा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे है? तो 4 तरीके हैं अपने पास। कितने तरीके हैं? 4। सबसे पहला तरीका क्या है बालकों? तो ध्यान रखना, सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला है एरो साइन बाई एरो साइन ऑन अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट के ऊपर एरो का साइन। जैसे ए वेक्टर क्वांटिटी है तो ए के ऊपर एरो का साइन लगा दिया। बी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो बी के ऊपर एरो लगा दिया। अगर मैं कहूँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के ऊपर एरो का साइन। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो एफ वेक्टर बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलेंगे? एफ वेक्टर। नाम याद रखेंगे, एफ वेक्टर। क्लियर? जैसे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे ए बी वेक्टर, या ऐसे लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट भी हो सकता है। तो अल्फाबेट के ऊपर एरो का साइन लगा दिया मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये मत सोचना कि एरो इधर लगाया मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है या वेक्टर की डायरेक्शन ये है। नहीं, डायरेक्शन किधर भी हो वेक्टर का साइन ऐसे ही लगना चाहिए, साइन ऐसे ही। ठीक है, डायरेक्शन मान लो इधर हुई तो तुम लिखोगे फोर्स, ऐसे नहीं बनाना है आपको, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे? एफ वेक्टर क्वांटिटी है भैया। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, ये तो साइन, ऊपर साइन लगा के। दूसरा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है कौन सा बालकों? ग्राफिकल मेथड। एक बात और बता देता हूँ बालकों, हैंड राइटिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खतरनाक टाइप की है। ठीक है, लिपियाँ सुना है? लिपियाँ वो याद हो जाती है मेरी हैंड राइटिंग पढ़ने से। तो ठीक है, तो हैंड राइटिंग का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, पहला मेथड बाई एरो साइन ऑन, बाई पुटिंग एरो साइन ऑन अल्फाबेट। दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो बोले इस ग्राफिकल मेथड में क्या होता है गुरुजी? तो मैं बात करता हूँ ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं अपन? एक डायग्राम बनाते हैं। अपन क्या बनाते हैं बालकों? डायग्राम बनाते हैं। ऐसे एक डायग्राम बना दिया मैंने, ये डायग्राम। तो इन दिस मेथड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। इसमें अपन क्या बनाते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम रिप्रेजेंट। ये जो एरो साइन है ये हेड, इसको लिखा जाता है हेड। ये जो सामने ऐसे तीर का निशान है इसको लिखा जाता है हेड। पीछे वाले हिस्से को क्या लिखा जाता है बालकों? टेल। ठीक है, ये जो लेंथ है इसकी दिखाई दे रही है, ये लेंथ फुटे हुए थोड़ी है, हाँ तो दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करती है बालकों मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करती है बालकों? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट। भाई सीधी सी कहानी है, जैसे अपन ने कहा कि ये क्या है अपने पास? अपन ने कहा ग्राफिकल मेथड में एरो वाला जो साइन होगा वो हेड, टेल, और लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को। हेड, एक बात और याद रखना, हेड डायरेक्शन को शो करता है कि इधर है। जैसे मैं कहूँ फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो अपन लिखेंगे फोर्स ऐसे। अपन कहेंगे एफ वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन इधर लग रहा है वो। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो बताना एफ है, लेकिन ऐसे डायग्राम बनाए तो डायग्राम तो ऐसे ही बनाएंगे अपन। जैसे एक ब्लॉक है उस पर 20 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है तो अपन ऐसे बोलेंगे 20 न्यूटन। क्लियर है? ये जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को।
किसको? मैग्नीट्यूड को। याद रखना लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। हेड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन, मतलब इधर जा रहा है। कोई इधर फोर्स लगाए तो ऐसा डायरेक्शन इधर होगी, कोई नीचे लगाए तो ऐसे होगी। क्लियर है? डांस नहीं चल, इधर होगी, इधर लगाएगा तो इधर होगी। क्लियर है? तो ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है ग्राफिकल मेथड। एक अपन ने कौन सा पढ़ा? बाई पुटिंग एरो साइन, दूसरा ये पढ़ा। अब अपन तीसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरे मेथड की अपन बात करते हैं। तीसरा होता है अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड, जिसमें ए अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ए का ऊपर वेक्टर लगा दिया, ऐसे लिखते हैं उसको। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स आई कैप, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप याद रखना वाई जे कैप की सर ने ऐसा कुछ लिखा था, आगे काम आएगा ये, तब मैं बताऊंगा इसका मतलब। ठीक है? आई कैप, जे कैप और के कैप। ए वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स आई कैप, एक्स वाई जेड की जगह वैल्यूज होगी 2 आई कैप, 3 जे कैप, 5 के कैप, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है? ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपको आगे के लिए ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ लिखा था बस। ठीक है? चौथा तरीका होता है बाई बोल्ड लेटर। क्या? बाई बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर के थ्रू भी अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोल्ड लेटर के थ्रू, जैसे मैं कहूँ बोल्ड लेटर मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ, कुछ इस तरीके से, जैसे ए वेक्टर क्वांटिटी है तो ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल्ड, ऐसे, ये बोल्ड हो गया। ठीक है? ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं कहूँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ऐसे लिखूँगा, थोड़ा सा गहरा बोल्ड करके। तो अब मुझे उसके ऊपर एरो का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ पता चल जाएगा कि बोल्ड किया हुआ है तो मतलब वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? हर जगह नहीं, मतलब आप समझोगे उसको फिजिक्स में अपने आप से। तो 4 तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर के। कौन कौन से? ये चारों आपके सामने। एरो का साइन लगा दिया, दूसरा एरो का डायग्राम बना दिया पूरा, उसमें डायरेक्शन होती है। इसमें केवल ये पता चलता है कि ए वेक्टर क्वांटिटी है, बी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ए बी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें बाकायदा आपको डायरेक्शन पता चलेगी, दूसरा लेंथ से पता चलेगा किसका? मैग्नीट्यूड का। और हेड किसको बताएगा बालकों? डायरेक्शन को। तीसरा ये आपको बस थोड़ा सा नजरें होनी चाहिए बस इसके ऊपर, बाकी इससे ज्यादा मतलब नहीं है अभी। चौथा होता है बाई बोल्ड लेटर। इसमें अपन बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा लेटर को, तो उससे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको बालकों? वेक्टर को। क्लियर है बालकों? आज के लिए इतना मैटर काफ़ी है। ठीक है? मैं कहूँगा सबसे पहले जो भी अपन ने किया उसको मैं एक नज़र में अब पूरा कर देता हूँ। ठीक है? जो भी अपन ने किया है, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्विक रिवीजन, एक छोटा सा। इस समय सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। डेफिनेट कहता हूँ आपको जो भी पढ़ेंगे वो पूरा याद रहेगा कि आज की क्लास में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बात की अपन ने किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। सबसे पहले किसकी बात की बालकों? फिजिकल क्वांटिटी की अपन ने। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो जिसको बोला मेजर कर सकते हैं अपन, वही फिजिकल क्वांटिटी है, किसी इंस्ट्रूमेंट से या मेथड से। एग्जाम्पल क्या क्या बोला अपन ने? एग्जाम्पल मास, टाइम, फलाना, ढीकना, जो भी फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिर अपन ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी के, मेरे साथ साथ मेरे से एक कदम आगे चलिए इस टर्म में, क्यों? आपको सब कुछ याद होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पढ़े, कौन कौन से पढ़े अपन ने? अपन ने कहा स्केलर होता है, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? वेक्टर होता है, और तीसरा क्या पढ़ा अपन ने? टेंसर होता है। स्केलर कौन सा होता है? तो अपन ने कहा जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन बताइए आप? नहीं चाहिए। जो किसका फॉलो करता है? नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा? तो याद होंगे। मास किसका एग्जाम्पल बताना जरा? मास किसका? स्केलर। फोर्स किसका? वेक्टर। डिस्टेंस किसका? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट किसका? वेक्टर। स्पीड किसका? स्केलर। वेलोसिटी किसका? वेक्टर। क्लियर है? ये सारे अपन ने देख लें। तो एग्जांपल देख लोगे। वेक्टर में अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने बोला जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। एग्जांपल याद है? टेंशन, जो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता हो।
पढ़ लिया। फिर अपन ने प्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन n इंटू यू से, वैल्यू और यूनिट से, इसमें n इंटू यू से, वैल्यू और यूनिट से। क्लियर? इसके रिप्रेजेंट के अपन ने तरीके देखे हैं 4। क्लियर? इसके रिप्रेजेंटेशन के अपन ने तरीके देखे हैं 4, और वो कौन कौन से हैं याद रखना है, कौन कौन सा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का। तो डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो ए वेक्टर क्वांटिटी है तो ए वेक्टर क्वांटिटी है, बी वेक्टर क्वांटिटी है तो बी वेक्टर। तो एरो साइन, पहला तरीका एरो साइन के द्वारा। दूसरा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में बाकायदा डायग्राम बनाया, जैसे कोई फोर्स उधर हो तो मेरा डायग्राम ऐसे ही, इसको कहेंगे हेड, इसको कहेंगे टेल। ये जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू को। जैसे 10 न्यूटन फोर्स किसी ने ये बताया तो बोलेगा अभी इधर 20 न्यूटन फोर्स बनाओ, तो अपन ऐसा बनाएंगे, डबल बना देंगे इसकी लेंथ। मान लेना डबल, मैंने कोई स्केल लेके नहीं बनाया, ठीक है। अपना मेजरमेंट कुछ ऐसा ही चलता है, 10 न्यूटन 20, कोई बोले 30 तो ऐसा ज़्यादा बना देंगे। क्लियर है? तो लेंथ किसको, वैल्यू को बता देंगे। क्लियर? ठीक है। अब तीसरा मेथड इसमें अपन ने कहा था वो एक्स आई कैप वाई जे कैप वाला प्लस जेड के कैप। क्लियर है? बस ये याद रखना है अभी के लिए, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और चौथा कौन सा, बाई बोल्ड लेटर। यहाँ तक अपन ने आज चैप्टर में सब कुछ पढ़ा है, और वो सारा मैंने बता दिया है कि क्या क्या अपन, उसका ओवरव्यू केवल ये एक पेज है। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन में आपको पूरा लिखना है, वो चारों चीज़ें लिख देना जो अभी मैंने लिखी थी। बाकी ये चीज़ें जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बाद में समझा रहा हूँ, इनको आपको लिखना नहीं है। क्लियर है बालकों? ठीक है। बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। नहीं समझ आए कोई बात तो दोबारा इस लेक्चर को देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।